हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर की, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस की कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस मतलब कि जब भी कोई इनकम जनरेट हुई, हमें प्राप्त हुई, ठीक है, प्राप्त हुई सॉरी, तो उसके सोर्स पर साथ के साथ जो टैक्स काटा जाता है दैट इज़ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक अदर टर्म है हमारी टीसीएस। टीसीएस मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बायर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो वो जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा बायर से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा टीडीएस और टीसीएस। तो आगे बात करते हैं कि सरकार आय पर निम्न प्रकार से कर एकत्रित करती है कि सरकार को कौन कौन से सोर्सेज से टैक्स प्राप्त होता है, कौन कौन सी रूपों में टैक्स प्राप्त होता है। सबसे पहले है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसको हम शॉर्टकट में टीडीएस भी बोलते हैं। दूसरा है कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स यानी टीसीएस, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की हम एडवांस में भी टैक्स कटवा लेते हैं, तो वो होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब कि जब भी जो भी हमारी इनकम थी उस पर हमने खुद एक बार टैक्स कैलकुलेट किया और उस पर जो टैक्स बना वो हमने सरकार को जमा कराया, तो ये उस बारे में बात हो रही है। आगे है नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई टैक्स जमा नहीं कराया तो उसके लिए जो नोटिस आएगा दैट इज़ नोटिस ऑफ डिमांड, ठीक है। कि आगे लिखा है कि इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड जो टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड आगे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ेंगे। आगे आपको मीनिंग दे रखा है, मीनिंग ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, बता तो दिया मैंने वैसे आपको। उद्गम स्थान पर कर की कटौती से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति आय का भुगतान करते समय उस आय पर निर्धारित दर से कर काट ले तथा शेष रकम आय प्राप्तकर्ता को देकर काटी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा देता है। इस प्रकार की गई कर की कटौती उद्गम स्थान पर कर की कटौती कहलाती है। कि जब भी उसको कोई किसी भी सोर्स से इनकम मिल रही है तो साथ के साथ जो टैक्स काट लिया जाता है, और वो साथ के साथ सरकारी मतलब साथ के साथ तो नहीं, साल में 4 बार क्या होता है, इनको जमा कराना होता है टैक्स, तो सरकारी जमा खजाने में जमा करा देता है, तो उस टैक्स को क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। आगे है पेमेंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, कि ये हमें लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है जिसमें हमारे 28 पॉइंट हैं। तो इसमें से आप कुछ 15-20 पॉइंट कर सकते हैं याद, कुछ तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगे क्योंकि पिछले चैप्टर में आ रखी है उसकी डिटेल, है ना, इसमें भी आएगी आगे, ठीक है। कि इन इनकम पर हमें क्या काटना चाहिए, टीडीएस काटना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। सैलरी, सबसे पहले बात हो रही है सैलरी की। सैलरी पर हमेशा टीडीएस कटता है, ठीक है। उसके बाद हो रही है आरपीएफ, पेमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कि जब भी हम रिकॉग्नाइज्ड फंड में अपना पैसा लगाते हैं, लगाने पर तो हमें डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है, पर क्या होता है बाद में जब हमें पैसा, हम उससे पैसा निकालते हैं ना इकट्ठा, तो इकट्ठा करने पर ही हमें जो भी अमाउंट मिलता है उस पर पहले टीडीएस कटता है, फिर वो अमाउंट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये उसी की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ पर जो भी इंटरेस्ट होता है वो जब हमें मिलता है तो उस पर टीडीएस कट के मिलता है। फिर है डिविडेंड, डिविडेंड पर भी हमें टीडीएस कट के मिलता है। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, की जो इंटरेस्ट मिला पर जिसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की को छोड़कर और किसी चीज़ से हमें इंटरेस्ट मिला, जैसे कि बैंक में हमारा पैसा जमा था तो वहाँ से हमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इसके अंडर आएगा, ठीक है। उसके बाद है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, यानी कि क्रॉसवर्ड पजल या लॉटरी से हमें कोई इनकम जनरेट हुई है, इनकम मिली है, तो तब हमें साथ के साथ टीडीएस करके मिलता है। आपको याद है लॉटरी में जब भी हमारी इनकम 10,000 से ज़्यादा की होती है तो हमें पहले 30% टीडीएस जमा कराना होता है, तब हमें अमाउंट मिलता है बाद में, ठीक है। फिर है कि कोई भी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस से कोई जीत हुई,
ठीक है, और जब भी जो अमाउंट मिलेगा वो TDS कटकर मिलेगा। ठीक है, निवासी ठेकेदार व उप ठेकेदार के लिए किया गया भुगतान, पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे उनको कोई भुगतान किया है तभी TDS कटेगा। ठीक है, बीमा कमीशन, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन कोई गया है तो उस पर TDS कटेगा सबसे पहले। ठीक है, फिर बाद में अमाउंट दिया जाएगा। पेमेंट जीवन बीमा देने, फिर है पेमेंट अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट की है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत तो तब TDS कटेगा। ठीक है, उसके बाद है अनिवासी खिलाड़ियों अथवा खेल के संघों में मनोरंजनकर्ता को भुगतान। ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ये नॉन रेजिडेंट के केस में आएगा। ठीक है, उसको आप वहाँ, ये इस वाले को आप वहाँ लिखना। उसके बाद कह रहा है कि पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम की, नेशनल सेविंग स्कीम में जो भी हमने पैसा जमा कराया है तो पहले तो हमें इसकी डिडक्शन मिल जाती है, पर बाद में जब वो हमें पैसा मिलता है ना तो उस पर TDS कटता है। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट इन रिस्पेक्ट एन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी पारंपरिक कोष है या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो भी उनके शेयर्स थे, मतलब उन्होंने अपने जो भी उनकी यूनिट्स थी उन्होंने उनको बायबैक कर लिया। बायबैक करना आपको पता है, जब कंपनी अपने शेयर्स को, यूनिट्स को दोबारा परचेज़ कर लेती है मार्केट से, अपने ही शेयर्स को, अपने ही यूनिट्स को मार्केट से दोबारा परचेज़ कर लेती है तो वो बायबैक कहलाता है, तो उस पर भी TDS कटेगा। ठीक है, उसके बाद है कि लॉटरी के टिकटों को बेचने के संबंध में जो कमीशन मिला उस पर भी TDS कटेगा। कमीशन या दलाली की आय से कर की कटौती, यानी कमीशन या दलाली कोई कमीशन मिला है, ब्रोकरेज मिली है तो उस पर भी पहले जो आय होगी उस पर पहले TDS कटेगा। किराए के भुगतान के संबंध में कर की कटौती, किराया मतलब जो किराया था, किराया दिया उससे जो हमें मतलब आय प्राप्त हुई है उस पर भी TDS कटेगा। कृषि भूमि पर से भिन्न स्थायी संपत्ति के अंतरण के प्रतिफल से कर की कटौती, यानी कि कोई एग्रीकल्चर लैंड से अलग कोई हमारे पास एसेट थी, वो कोई भी एसेट्स हो सकती है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, तो वो बेचने से हमें क्या हुआ है, कोई भी कंसिडरेशन मिला है तो उस पर TDS कटेगा। व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा किराए का भुगतान किया गया उस पर भी TDS कटेगा। विनिर्दिष्ट करार के अधीन भुगतान, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की, कोई एग्रीमेंट हुआ था उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है तब भी TDS कटेगा। ठीक है, और पेशे तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस आदि की, मतलब उस पर भी अगर हमने कोई भी प्रोफेशन है या फिर कोई भी हमारा टेक्निकल सर्विसेज के लिए हमें फ़ीस मिली है, तो अगर उससे कोई भी इनकम जनरेट हुई है, हमारा मतलब प्रोफेशन यही है या फिर हमने कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं तो उस पर से जो हमें फ़ीस मिली है, जो इनकम जनरेट हुई है उस पर भी हमें TDS कटाना होगा। इकाइयों के संबंध में आय पर TCS, यानी कि कोई भी यूनिट्स है उस पर हमें, हमारी यूनिट्स थी उस पर TCS कलेक्ट किया है। ठीक है, TCS टैक्स रिलेटेड एट सोर्स, अचल संपत्तियों के अधिग्रहण तथा प्रतिफल से, यानी कि हमने क्या करा कि कोई भी अचल संपत्तियां थी तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसको पेमेंट करी तो तब TDS कटेगा, है ना। और एक व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द्वारा कुछ राशि का भुगतान किया तब भी TDS कटेगा। कुछ भुगतानों का रोकड़ में भुगतान किया तब भी TDS की, ई-कॉमर्स रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी तब भी TDS कटेगा। ठीक है, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से केस है। और माल की खरीद पर भी TDS कटेगा। ठीक है, आयकर विवरण नहीं तथा गैर प्रस्तुतिकरण पर उच्च दरों से, अब जिसने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उस पर तो हाई रेट से क्या कटेगा, TDS कटेगा। ठीक है, तो ये आगे आपको दे रखा है कि अगर हमारा कोई भी नॉन रेजिडेंट बंदा था या फिर कोई फॉरेन कंपनी थी, उसको कोई पैसा दिया है तो तब TDS या TDS कटता है। तो उससे रिलेटेड ये लिस्ट है कि कुछ ज़्यादा सी वो नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता।